Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. So today we are going to start the series for English 201, that is business and technical English writing. So without wasting our time, let's start from the very first chapter. Okay. So अब फर्स्ट चैप्टर क्या है, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन. इसमें अब फर्स्ट टॉपिक जो है आपके पास वो क्या है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज़ रिटर्न कम्युनिकेशन एंड ओरल कम्युनिकेशन. ठीक है. अब देखिए नेम से पता चल रहा है कि रिटर्न कम्युनिकेशन में क्या होगा कि इसमें आपने जो है वो कोई लेटर्स लिखने होंगे, मेमोज़ लिखने होंगे, शॉर्ट और लॉन्ग रिपोर्ट्स राइट करनी होंगी, और या कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो आपने राइट करना होगा किसमें, इन टर्म्स ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन. इसी तरह से जो ओरल कम्युनिकेशन है उसमें प्रेजेंटेशंस होंगी, ग्रुप डिस्कशंस, प्लानिंग्स और मीटिंग्स वगैरह, ये सब. ठीक है. उसके अलावा ये सिंपल आपको रेफरेंस मटेरियल प्रोवाइड किया हुआ है. हम मेन पार्ट पे आते हैं. ओके. अब यहाँ पे देखें, वर्किंग एट राइटिंग एट वर्क डिफर्स फ्रॉम राइटिंग एट स्कूल. अब ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता होता है कि हाउ राइटिंग एट वर्क डिफर्स फ्रॉम राइटिंग एट स्कूल. अब इन दोनों में हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटी है. सिमिलैरिटी तो ये है कि आपने दोनों में कोई भी पीस ऑफ पेपर जो है वो लिखना है, ठीक है, राइट करना है. अब इनमें डिफरेंस क्या है? पर्पस ऑफ राइटिंग का डिफरेंस है. कैसे कि जब आप स्कूल में या लाइक किसी कॉलेज में, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जब आप कोई पीस ऑफ पेपर लिखेंगे तो यू कम्युनिकेट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस. क्या कि हमारा पर्पस क्या होता है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस होता है कि हमने अपने इंस्ट्रक्टर को वो चीज़ जो है वो चेक करवानी होती है. फॉर एग्जांपल अब यूनिवर्सिटी में जैसे डिफरेंट असाइनमेंट्स होती हैं तो वो हम एजुकेशनल पर्पस के लिए कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं. और उसमें क्या होता है कि हमारा इंटरेक्शन होता है इंस्ट्रक्टर के साथ. ठीक है. इंस्ट्रक्टर एंड यू, मतलब बोथ ऑफ दीज प्ले इक्वल रोल. हमने हमारा ही पर्सनल वर्क होता है जो हमने खुद लिखा होता है और हमने इंस्ट्रक्टर को चेक करवाना होता है. ठीक है. लेकिन जॉब में अगर हम कुछ लिख रहे हैं, वर्क प्लेस पे अगर हम कुछ राइट कर रहे हैं, तो सिर्फ हमारा किसी एक पर्सन के साथ इंटरेक्शन नहीं हो रहा होता, बल्कि यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है ना, यू, और उसके अलावा यूर मैनेजर के, जो आपकी कंपनी का मैनेजर है, उसके अलावा पीपल वर्किंग अंडर यू के जो हमारे 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 अंडर एम्प्लॉयज़ जो होंगे वो, या हमारे कलीग्स एंड ऑल दैट. तो जॉब में जो है वो एक पर्सन, वो सिंगल पर्सन के साथ इंटरेक्शन नहीं हो रहा होता. और दूसरा ये कि जो एजुकेशनल पर्पस में आप लिख रहे होंगे वो सिर्फ आपका अपना, मतलब उसकी ऑनरशिप जो है वो आपके पास होगी. ठीक है. लेकिन जॉब में अगर हम कुछ राइट कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको मैनेजर ने कहा है कि कुछ कोई रिपोर्ट लिख के दो. ठीक है. तो हो सकता है कि उस मैनेजर ने हायर अथॉरिटी के पास वो रिपोर्ट सबमिट करवानी हो, तो वो उस रिपोर्ट के नीचे अपना नेम जो है वो मेंशन करके लिख दे. ठीक है. तो बज़ाहिर का वो काम आपने किया अपेरेंटली, लेकिन उसमें नेम किसका यूज़ होगा, मैनेजर का. तो इसमें ऑनरशिप का थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है. ठीक है. उसके अलावा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, पीपल एट वर्क राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग फॉर कम्युनिकेशन दैन दोज रिटन एट स्कूल्स. अब क्या फ़र्क है? जैसे देखें, अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में हम कुछ लिख रहे हैं तो हमारे टर्म पेपर्स लाइक मिड्स और ये सब होते हैं, और फाइनल एग्ज़ाम्स ये होता है. ठीक है. लेकिन अगर हम जॉब में वर्क प्लेस पे कुछ लिख रहे हैं तो उसमें हमने मेमोज़ भी लिखने हो सकते हैं, कोई बिजनेस लेटर भी हो सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस भी हो सकती हैं, प्रोजेक्ट प्रपोजल्स एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, ये सारी हमारी डिफरेंट चैप्टर्स की फॉर्म में आगे हैं. ओके. उसके अलावा ऑनरशिप वही आ गई जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है कि ऑनरशिप ऑफ अ राइटर्स वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वाइल एट योर स्कूल योर कम्युनिकेशन ओनली बिलोंग्स टू यू. एट वर्क हाउ एवर योर कम्युनिकेशन विल बिलोंग ओनली पार्टली टू यू. कि अगर हम स्कूल में कोई पीस ऑफ पेपर लिख रहे हैं, कोई राइटिंग है हमारी, तो क्या होगा कि वो सिर्फ हमसे ही बिलोंग करती है, कि ऑनरशिप कंप्लीट हमारे पास है. लेकिन अगर हम वर्क प्लेस पे कुछ लिख रहे हैं तो ओनली पार्टली इट मीन्स कि हाफ ऑनरशिप लाइक हमारे पास है, लेकिन बाकी जो है वो हमारे कलीग्स या हमारे जो मैनेजर हैं, जो हेड्स हैं, उनके पास हो सकती है. उसी की एग्जांपल ये ऑनरशिप की दी हुई है. इसको एक बार रीड कर लें आप लोग. अच्छा जी. अब जो है यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन आ गया कि एज़ यू राइट इन अ प्रोफेशनल इन्वायरमेंट यू नीड टू रिमेंबर 3 थिंग्स. तो वो शॉर्ट में ये पूछ सकता है कि अगर हम प्रोफेशनली या हम जॉब प्लेस पे, वर्क प्लेस पे कुछ लिख रहे हैं तो क्या 3 चीज़ें याद रखनी है. एक तो ये कि रीडर्स क्रिएट मीनिंग. क्या कि जब कोई भी लाइक ऑडियंस जो है, जो रीड कर रही है, हमारे रीडर्स हैं उस पीस ऑफ पेपर के, पीस ऑफ राइटिंग को जो लोग रीड कर रहे होंगे जॉब प्लेस पे, वो क्या करते हैं कि वो मीनिंग्स डिराइव करते हैं कि हमने जो भी लिखा होता है वो अपने प्रीवियस नॉलेज से या जो भी उनके पास पहले से इन्फॉर्मेशन है उस कॉन्टेक्स्ट में रख के उन अपनी तरफ से कोई मीनिंग जो है वो डिराइव कर रहे होते हैं. दूसरा ये कि रीडर्स रिस्पॉन्सेज आर शार्पेंड बाय द सिचुएशन. अब क्या है कि रीडर्स रिस्पॉन्सेज टू अ कम्युनिकेशन आर शेप्ड बाय अ टोटल सिचुएशन सराउंडिंग द मैसेज सच एज द रीडर्स पर्पज ऑफ रीडिंग.
अब क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको मैनेजर ने कहा है कि कोई पीस ऑफ पेपर राइट करना है, अब उसके जो भी रीडर्स होंगे उस पीस ऑफ राइटिंग को जो भी लोग पढ़ेंगे वो अपने अपने हिसाब से उसका कोई भी रिस्पॉन्स जो है वो अपना कोई भी रिस्पॉन्स या फीडबैक शो करेंगे। वो लाइक अगर किसी एक कोई एक मैनेजर है, उसने जिस पर्पज़ के लिए वो रीडिंग पढ़नी है, वो जो भी आपने लिखा है वो रीड करना है, वो अपने हिसाब से पढ़ेगा। अगर इसी तरह कोई फाइनेंस का मैनेजर है, उसने बजट के हिसाब से देखना होगा कि आपने जो भी लिखा है उसमें कितना बजट बन रहा है, क्या बिल का हिसाब है, तो वो अपने हिसाब से देखेगा। तो इस तरह से ये सेकंड सिचुएशन है जो हमने माइंड में रखनी होती है वाइल राइटिंग एनी पीस ऑफ पेपर। और उसके अलावा थर्ड है आपके पास रीडर्स रिएक्ट ऑन अ मोमेंट बाय मोमेंट बेसिस। अब क्या होता है कि लाइक हमारे कोई फाइनल एग्ज़ाम्स हैं या कोई आपकी असाइनमेंट है, तो उसमें वो एक बार टीचर या इंस्ट्रक्टर जो भी हैं वो एक बार पूरा पढ़ के और फिर हमें मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमने कोई रिपोर्ट लिखी है या कोई मेमो लिखा है, कोई इंस्ट्रक्शन लिखी है हमने बिज़नेस राइटिंग में, तो क्या होगा कि जो भी रीडर्स होंगे उस पीस ऑफ पेपर के, वो मोमेंट बाय मोमेंट बेसिस में रिएक्ट करेंगे। इसका क्या मतलब है कि अगर उस रिपोर्ट के 5-6 पार्ट्स हैं कि एक ओपनिंग है, फिर क्लोजिंग है और दरम्यान में बॉडी है या सब्जेक्ट है, तो वो हर पार्ट को अलग तरीके से जो है वो अप्रोच करेंगे और हर उसका अलग अलग से जो है वो मीनिंग निकालेंगे। ओके, इसके बाद ये सेकंड चैप्टर में देखें ओरल प्रेजेंटेशन और रिटन प्रेजेंटेशन, इनका जो है वो डिफरेंस है। रिटन डॉक्यूमेंट्स और ओरल प्रेजेंटेशन, अब इनका डिफरेंस क्या है? पब्लिकेशन परमिट्स पोटेंशली अनलिमिटेड ऑडियंस ओवर टाइम एंड प्लेस। ओके, अब क्या है कि कोई भी पीस ऑफ पेपर आप लिखते हैं तो हमें नहीं पता होता कि उसकी ऑडियंस जो है वो कितनी है, मतलब उसके रीडर्स कितने हैं या वो कब तक पढ़ा जाएगा, तो उसमें अनलिमिटेड ऑडियंस होती है। लेकिन ओरल कोई प्रेजेंटेशन हम किसी मीटिंग रूम में अगर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो हमें उस वक्त पता होता है कि जो सामने ऑडियंस बैठी है वही ऑडियंस है। इसी तरह से इसमें डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता ऑडियंस के साथ, इसमें हम डायरेक्टली अप्रोच कर रहे होते हैं। इसी तरह से लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कैन बी कम्युनिकेटेड। अब रिटन डॉक्यूमेंट में क्योंकि हमारे पास टाइम की लिमिट नहीं होती, हम जितना मर्जी उसमें इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। लेकिन कोई प्रेजेंटेशन अगर ओरली हो रही है तो हमें पता होता है कि भाई 1 आवर है या जितना भी टाइम है, तो उसमें ही हमने लिखना होता है। इसी तरह चीज़ें कुछ डिफरेंसेस हो रहे हैं, इनको एक बार आप रीड कर लें। ओके, उसके अलावा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ओरल रिपोर्ट्स। अच्छा, अब फॉर्मल ओरल रिपोर्ट्स क्या होती हैं? जो नेम से पता चल रहा है कि जो फॉर्मल हों। अब कोई भी अगर आपने ओरली रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है इन फॉर्मल वे, तो क्या होगा कि मतलब पहले से इंसान उसको दे आर यूजली प्रिपेयर्ड वेल इन एडवांस, कि पहले से जो है इसको अच्छे से तैयार किया जाता है। और इसके अलावा इनकी वेल रिहर्स्ड होती हैं, इनकी रिहर्सल, इनकी रिवीजन बार बार की जाती है। उसके अलावा इसमें मैनर ऑफ डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत मैटर करता है। इसी तरह जो इनफॉर्मल ओरल रिपोर्ट्स हैं, इसमें स्मॉल कोई ग्रुप होता है, लाइक इतनी कोई बड़ी ऑडियंस नहीं होती और ना इसकी पहले से ज़्यादा से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि ये है ही इनफॉर्मल रिपोर्ट। और इसके अलावा इसमें रिलैक्स्ड मैनर ऑफ डिलीवरी एंड ड्रेस, के इसमें कोई ड्रेस कोड ऐसे ज़्यादा नहीं फॉलो करना पड़ता, या ये नहीं डिपेंड करता कि कितने टाइम लैप्स में हमने क्या कवर करना है क्या नहीं करना, ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा ओरल प्रेजेंटेशन इन अ प्रोफेशनल इन्वायरमेंट जनरली फॉल इनटू 2 कैटेगरीज। अब इसकी 2 कैटेगरीज़ हैं, एक इन्फॉर्मेटिव स्पीकिंग और एक परसुएसिव। अब इन्फॉर्मेटिव स्पीकिंग क्या है कि नेम से पता चल रहा है कि ऐसी टाइप ऑफ स्पीकिंग जो कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के पर्पज़ से जो है वो की जाए, ठीक है। इन्फॉर्मेटिव स्पीकिंग हैज़ ऑडियंस लर्निंग एज इट्स प्राइमरी गोल, कि अगर हम इन्फॉर्मेटिव स्पीकिंग कर रहे हैं तो हमारा जो मेन गोल है, हमारा मेन पर्पस जो है वो क्या है कि हमारी ऑडियंस को हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। अब क्या हो सकता है कि इन्फॉर्मेटिव स्पीच में कोई कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा सकता है, या ऑडियंस को कोई इंस्ट्रक्शन दी जा सकती है, किसी प्रोसेस के बारे में बताया जा सकता है, किसी इवेंट के बारे में बताया जा सकता है। और इसकी काफ़ी सारी टाइप्स हैं, लाइक इंडिविजुअल या ग्रुप रिपोर्ट्स, ओरल ब्रीफिंग, पैनल डिस्कशंस या ओरल क्रिटिक। इनकी ज़्यादा डिटेल्स नहीं है आपकी बुक में फर्दर। उसके अलावा परसुएसिव स्पीकिंग, नेम से पता चल रहा है कि ऐसी स्पीकिंग जो हम सामने वाले को परसुएड करने के लिए, किसी बात पे एग्री करने के लिए, आमादा करने के लिए बोल रहे हो, तो वो परसुएसिव स्पीकिंग है, ठीक है। और इसके क्या क्या गोल्स हो सकते हैं? टू री इन्फोर्स का मतलब होता है टू स्ट्रेंथन, लाइक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना, मजबूत करना द एटीट्यूड्स, बिलीव्स एंड वैल्यूज़ ऑफ एन ऑडियंस ऑलरेडी होल्ड्स, कि ऑडियंस पहले से ही एक चीज़ के बारे में उसका व्यू पॉइंट है, उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, हमने परसुएड करना है। टू इनोक्यूलेट एन ऑडियंस अगेंस्ट काउंटर परसुएजन, टू चेंज द एटीट्यूड्स, लाइक हमने एटीट्यूड या बिहेवियर चेंज करना है ऑडियंस का टुवर्ड समथिंग। और टू मोटिवेट एन ऑडियंस टू एक्ट, या ऑडियंस को हमने कोई एक्ट जो है वो उस पर अमल करने के लिए मोटिवेट करना है उसको, ठीक है। ये सेकंड चैप्टर जो है वो थोड़ा सा आगे रहता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेते हैं, क्योंकि ये एक्सटेम्पोरे, इम्प्रॉम्प्टू और मेमोराइजेशन एंड रीडिंग ये लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो
आज की वीडियो में यही इनफ है। अगर आप लोगों को फिर भी कुछ समझ ना आया हो तो यू कैन ड्रॉप अ कमेंट एंड आई विल बी हेयर टू आंसर योर